हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी जीके बूस्टर की क्लास नंबर 2 है। आई होप आप सभी ने इसके पहले क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर ली होगी। तो बिना देर किए हुए वीडियो नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फटाफट से अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि मैं एक सेकेंड में पीडीएफ ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने कहां तक पढ़ लिया था, तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन। हमारी दो तरह की फूड चेन होती है। एक हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है जो कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, और दूसरी हमारी डेट्रिटस फूड चेन होती है जो कि डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देख लेना, और इस वीडियो को भी उसके बाद में देख लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे से। तो एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, इकोनॉमिक्स में हमसे से दो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एक हमसे पूछा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और एक हमसे पूछा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब देखो टॉपिक के बीच में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसा समझ लो कि हर महीने या फिर हर साल में जो खर्चे किए जाते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे शॉर्ट टर्म होंगे, ये हमारे शॉर्ट टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म मंथली या फिर ईयरली, तो कैपिटल हमारा क्या होगा? तो ये हमारा लॉन्ग टर्म होगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म होगा और एक साल से ज्यादा चलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां से जो डेफिनेशन बनेगी उसको तो आप हैंडल कर लोगे। अब इसके एग्जांपल्स को हम एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा एक साल तक चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सैलरीज वगैरह हो गई, सैलरीज हर महीने देते हैं, हर साल देंगे सैलरीज, यानी खर्चा करना ही पड़ेगा। पेंशन, पेंशन भी हर महीने देंगे, देने ही पड़ेगी, उसको हम रोक तो सकते नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है और डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी खर्चा लगेगा, ये भी खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। क्या आप इसे रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। रेंट जो है आपका, क्या किराया आप रोक सकते हो? नहीं, आपको किराया भी देना पड़ेगा, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बिजनेस ट्रैवल, अब देखो अगर आप ट्रैवल करते हो बिजनेस से रिलेटेड तो उसमें भी आपका खर्चा लगेगा। तो ये जो चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे सैलरीज हर महीने देनी है, पेंशन हर महीने देनी है, जब रिसर्च करेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते, रेंट देना ही पड़ेगा, तो ये सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक आधा एग्जाम्पल लिख दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा कैसे आ जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा समझ लो कि हमारा आ जाता है कोई भी बिल्डिंग आ गई। ठीक है, बिल्डिंग एंड लैंड प्रॉपर्टी। बिल्डिंग एंड लैंड प्रॉपर्टी क्या होगी? एक चीज बताओ मुझे, जैसे प्रॉपर्टी हमने ले ली एक बारी, तो क्या हर महीने प्रॉपर्टी लेते रहेंगे? क्या उस पर खर्चा करते रहेंगे? नहीं ना। एक बार हमने प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी तो बस वो एक टाइम के लिए एक्सपेंडिचर हो गया ना हमारा। बिल्डिंग जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई, तो जब हम बिल्डिंग बना रहे होंगे उसी टाइम पर तो उसका खर्चा आएगा, बिल्कुल। मशीनरी जो होता है हमारा, मशीनरी, अब जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने कोई मशीन मंगा ली, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या उस पर हर महीने खर्चा करते रहोगे मशीन पे? नहीं ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, जब खराब होगी तब देखी जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमने लिया ना। अब जैसे आपके घर में फ्रिज आया, तो क्या हर महीने फ्रिज पे पैसा खर्चा करते रहोगे? नहीं ना, 2-4 साल तो चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी फर्म है या कंपनी है, तो जो आप उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराओगे, एक बारी करा लोगे। जैसे यूट्यूब है, तो क्या यूट्यूब हर महीने खर्चा करता है क्या कि नहीं भाई इस पे आज ये बदलो कल ये बदलो? नहीं, उसने स्टार्टिंग में यूट्यूब बना लिया, अब वो उसको अपडेट करता है, सिर्फ बार बार उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और जिनको हम रोक नहीं सकते, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री प्रोमिनेंट गॉड्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद। देखो, हमारे वेद कितने हैं? हमारे जो वेद हैं वो टोटल 4 वेद हैं, हमें पता है 4 वेद हैं हमारे। सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा कौन सा है? तो सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा ऋग्वेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में टोटल कितने गॉड्स बताए गए हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 33 गॉड्स बताए गए हैं। लेकिन जो 3 मुख्य गॉड्स हैं वो कौन से हैं? ठीक है, तो इंद्र, अग्नि, सोम। एक और नोट कर सकते हो, वरुण। देखो, ये ऑप्शन के बेस्ड क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन के बेस्ड क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि
इंद्र देव भी बताए गए हैं, अग्निदेव भी बताए गए हैं, सोमदेव भी बताए गए हैं, वरुण देव भी बताए गए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, जहां पर ये 3 आपको मिलेंगे या फिर ये 4 मिलेंगे, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये जो 3 मुख्य हैं वो ये हैं, और चौथे हमारे वरुण देवता हैं। अब ऋग्वेद के बारे में एक चीज और देख लेते हैं। ऋग्वेद को कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे ऐड कर दूं, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखो, जो ऋग्वेद है हमारा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेद है। इसमें टोटल ऋग्वेद में कितने 1028 हाइम्स हैं, और ऋग्वेद को हम टोटल 10 मंडलों में डिवाइड करते हैं। ऋग्वेद को कितने मंडल में डिवाइड करते हैं, 10 मंडल में डिवाइड करते हैं। ऋग्वेद के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। गायत्री मंत्र जिसे कि ऋषि विश्वामित्र ने दिया था, किस उसमें मेंशन है, 3rd मंडल में। और गायत्री मंत्र हमारा डिवोटेड किसको है, तो ये हमारा सावित्री माता ना, सावित्री देवी, सावित्री माता या फिर सरस्वती माता को जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें डिवोटेड है। सोम प्लांट के बारे में 9th मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण लिटरेचर्स हैं उनको वो कौन कौन से हमारे, तो ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्यान, ये हमारे ऋग्वेद के ब्राह्मण लिटरेचर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ जो हमसे कई बार पूछा जाता है। जो 2 नदियों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में, वो है हमारी ब्यास रिवर और सतलज रिवर, सतलज रिवर। ठीक है, इनके बारे में इसी में ऋग्वेद में ही बताया गया है। और बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का जो युद्ध है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो भी ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है, जो कि रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और ये हमारा कौन से मंडल में है, तो ये हमारा 7वें चैप्टर में ना, 7वें मंडल में हमारा बताया गया है। ठीक है, ओके। और 7वें मंडल में ही सरस्वती माता के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ से ये हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक इतना काफी है हमारे लिए। ये भी वेद से रिलेटेड है। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी बिलीव इन वेदास, ऐसे भारतीय दर्शन के जो स्कूल्स हैं जो वेदों में बिलीव करते हैं, किसने किसको इस्टेब्लिश किया था। सामाख्या फिलोसफी को कपिल ने, न्याय फिलोसफी को गौतम जी ने, वैशेषिका को ऋषि कन्नड़ ने, और योग को पतंजलि। तो ये तो आपको पता ही होगा ना, पतंजलि रामदेव योग है ना। तो योग को किसने, पतंजलि जी ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बद्रायन। ये याद कैसे रहेगा, तो इसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। जैसे सामाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी कपिल ने स्टार्ट किया था, अब पूछ लेगा पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, योग का सबको पता होता है जनरली पतंजलि के बारे में, न्याय किसने किया था, गौतम जी ने। ऐसा समझ लो गौतम बुद्ध न्याय की मूर्ति थे, तो गौतम बुद्ध क्या करते थे, न्याय करते थे। तो न्याय स्कूल फिलोसफी गौतम जी ने, वैशेषिका कन्नड़ जी ने। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी हो गया, तो उत्तर मीमांसा बद्रायन हो गया। मल्टीपल टाइम्स इनको देखोगे ना, और एक बार ही राइट करके जरूर देख लिया करो। राइट करके, भाई मैं राइट करके ही इसको राइट करता हूँ, याद हो जाता है। ठीक है। अगला है हमारा द कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन विच रिवर्स। तो हमारा जो कुमाऊं हिमालय है वो कौन सी 2 नदियों के बीच में लाई करता है। अब देखो, हिमालय को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एरिया के बेसिस पे। ठीक है, 2 नदियां हैं, उनके बीच के जो एरिया है वो कौन सा हिमालय का पार्ट कहलाता है, हमें वो बताना है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट है। कुमाऊं हिमालय तो हमारा सतलज और काली के बीच का कहलाता है, लेकिन सबसे पहले हमारी इंडस रिवर होगी, फिर सतलज रिवर होगी, फिर काली रिवर होगी, फिर तीस्ता रिवर होगी, और फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर होगी। ठीक है, इंडस और सतलज के बीच को हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, क्योंकि सबसे ईस्ट में हमारा क्या पड़ता है, सबसे ईस्ट में हमारा पंजाब पड़ता है, तो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है ये हमारा कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ठीक है, फिर काली और तीस्ता के बीच में हमारा नेपाल हिमालय लाई करता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में तो हमारा आसाम हिमालय लाई करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर याद रखना। इंडस सतलज, सतलज काली, फिर तीस्ता, फिर ब्रह्मपुत्र। तो इंडस और सतलज के बीच का हमारा पंजाब हिमालय हो गया, सतलज और काली के बीच का हमारा कुमाऊं हिमालय हो गया, काली और तीस्ता के बीच का हमारा नेपाल हिमालय हो गया, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हमारा आसाम हिमालय हो गया। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर याद रखना। काली रिवर ओरिजिनेट्स एट काला पानी इन द हिमालय। तो जो हमारी काली रिवर है वो काला पानी से ओरिजिनेट करती है, इसी को हम शारदा नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है हमारा
5 ईयर प्लान से रिलेटेड, ठीक है। तो जो 5 ईयर प्लान है इसको हमने यूएसएसआर से बोरो किया है, ठीक है। और नेशनल कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और फिर 5 ईयर प्लान जो नेशनल कमीशन है उसको हटा करके उसके बाद में हमारा क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो ये तो जनरल सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब 7th 5 ईयर प्लान है। 7th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था FWP। आखिर ये FWP है क्या? फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। यानी कि पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वर्क अपॉर्चुनिटीज होंगी, और फिर जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी लोगों में, ठीक है। तो बस जस्ट इसका यही था, शॉर्ट में बता दिया। FWP एक्सिलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेम चीज लिखी है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करेंगे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और जो बढ़ाएगा प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। 7 5 ईयर का जो प्लान का टारगेट था 5% का, लेकिन इन्होंने अचीव 6% कर लिया था। और पर कैपिटा की जो ग्रोथ थी वो 3.7% थी। 7 5 ईयर प्लान के टाइम पर पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी पीएम थे, ठीक है। तो बस आई थिंक इतना इनफ होगा इसके लिए। आगे देखते हैं, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब आया था? देखो 1950 में नेशनल कमीशन स्टैब्लिश हुआ, फिर हमारा 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान चला, फिर 1956 से 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान चला, फिर 1961 से 1966 तक हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान चला, और फिर 1966 से 1969 तक हमारा क्या रहा? प्लान हॉलीडे रहा। फिर हमारा 1969 से 1974 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान चलता है। फिर 1974 से 1978 तक हमारा एक 5 ईयर प्लान चलता है। फिर 1978 से 1980 तक फिर हमारा रोलिंग प्लान आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर हमारा प्लान हॉलीडे, फिर ये हमारा फोर्थ 5, और फिर हमारा ये रोलिंग प्लान, ठीक है। फिर 1980 से 1985 ये हमारा 6 5 ईयर प्लान था। तो रोलिंग प्लान कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में आए थे? तो 5th और 6th 5 ईयर प्लान के बीच में हमारे रोलिंग प्लान आए थे, ठीक है। फिर हमारा 85 से 90 चलता है, फिर 90 से 92 फिर हमारा एनुअल प्लान आते हैं, फिर 92 से 97, 97 से 2, 2 से 7, 7 से 12, और फिर 12 से 17 चलना था 12 5 ईयर प्लान, लेकिन फिर वो बीच में ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है। पहला हमारा 51 से 56 तक चलता है, जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। अब देखो, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था, इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर था। ग्रोथ का टारगेट 2.1% था, लेकिन अचीव कर लिया था 3.6%। इसके टाइम पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ भी याद करने लायक नहीं है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, पहला हमारा HD हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था, HD में एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। दूसरा हमारा PC महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, महान लोग थे इसीलिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया, ये इसका मेन फोकस था। देखो 2.1 टारगेट था, 3.6 अचीव कर लिया था, तो इस बार इन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया, बोले हम 4.5 अचीव करेंगे, लेकिन अचीव कितना कर पाए? 4.27%। इसी के टाइम पर स्टील प्लांट्स जो है वो स्टैब्लिश हुए थे, जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अब देखो कुछ कंट्रीज ने हेल्प किया था इन स्टील प्लांट्स को डेवलप करने में। जर्मनी के साथ मिलके केला खाया, ठीक है, और यूके के साथ मिलके दुर्गा की पूजा की, और रसिया को बाद में हमने भगाया। ठीक है, समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि दुर्गा माता बोल दिया तो नहीं बोल सकते, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। जर्मनी के साथ मिलके हमने क्या किया? केला खाया। तो राउर केला किसकी हेल्प से बना था? जर्मनी की हेल्प से। फिर हमने यूके के साथ मिलकर के दुर्गा पूजा की, और फिर हमने बाद में रसिया को हमने क्या किया? अच्छे से रसिया की, ठीक है। समझ गए होगे। चलो, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66 तक 4.5 का टारगेट था इनका, लेकिन 4.27 ही अचीव कर पाए थे। अब 61 से 66 तक चलता है, ये गडगिल योजना पर बेस्ड था, और यहां पर मेक इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है इसको,
ठीक है, अब इस यहाँ पे सही भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और ये फेल हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान, क्यों? क्योंकि इंडो चाइना वॉर था, इंडो पाक वॉर था, और ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ गई थी, मतलब चाइना के साथ में युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के साथ में युद्ध चल रहा था, और सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से ये प्लान हमारा कंप्लीटली फेल हो जाता है। ये इनका था कि हम इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। इसी के टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1965 के अराउंड। एम एस स्वामीनाथन फादर थे, विलियम गॉड ने टर्न दिया था, नॉर्मन बोरलॉग वर्ड के थे फादर। टारगेट कितना इन्होंने अचीव किया, देखो इन्होंने देखा 2.1 लिया हमने, 3.6 अचीव कर लिया, 4.5 लिया, 4.27 अचीव कर लिया, मतलब लगभग लगभग अचीव कर लिया। तो भाई मन में आया लालच और बोले अब हम अचीव करेंगे 5.6, और अचीव कितना कर पाए, 2.8 अचीव कर पाए, और कंप्लीटली ये प्लान फेल हो गया। जिसके बाद आ गए हमारे प्लान हॉलीडे 66 से 69 तक, ठीक है। तो प्लान हॉलीडेज को यहीं तक रखते हैं और फिर आगे बढ़ लेते हैं। अष्टांगिका मार्ग विच गाइड्स अस इन एलिमिनेटिंग ह्यूमन माइजरी इज कंसर्न्ड विद विच रिलीजियन। जो अष्टांगिका मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिका मार्ग ये हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और 8 फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ, ये किसने दिया था? गौतम बुद्ध जी ने। तो किससे रिलेटेड होगा? बुद्धिज्म से। और बुद्ध जी के 3 ज्वेल्स क्या थे, मतलब उनके 3 रत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये उनके 3 रत्न थे, एक तरीके से याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा? तो बुद्ध, धम्म और संघा, ठीक है, संघ या फिर संघ, है ना। और गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। तो पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, ठीक है। अब हमसे एक चीज और पूछी जाती है कि जो त्रिपिटिकाज हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? देखो 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, त्रिपिटिका ये भी हमारे बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। तो कौन कौन सी पिटका है हमें वो भी देख लेते हैं। एक तो हमारा अभिधम्म पिताका है, एक हमारा विनय पिताका है, और एक हमारा सूत पिताका है, ठीक है। और त्रिपिटिकाज की भाषा कौन सी है? तो वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। विनय पिताका में बताया गया है मोनेस्टिक एंड मॉन्क रूल्स, जो मोनेस्टिक या मॉन्क के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सूत पिताका में कलेक्शन ऑफ सरमन है, जो गौतम बुद्ध जी के जो उपदेश हैं उनकी समरी है। अभिधम्म पिताका में बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ सरमन, ठीक है, तो वो है। सरमन का कलेक्शन इसमें पाया जाता है, और फिलोसफी जो है वो अभिधम्म पिताका में पाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। आई होप जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बुद्धिज्म से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। देखो यहाँ पे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन, नहीं, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगी। इसीलिए इसको जीके बूस्टर नाम दिए कि आपने कहीं ना कहीं से पहले थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो ये थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा आपको। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि चैत्य। तो चैत्य बोलते हैं प्रेयर हॉल को, विहार बोलते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस या फिर मोनेस्ट्री को, ठीक है, रहने का जो स्थान होता है मोनेस्ट्री या फिर रहने के स्थान को बोलते हैं। चैत्य में प्रेयर हॉल होती है। और स्तूपा हमारा क्या है? ये मेमोरी है, मतलब मृत्यु के बाद में याद में बनाया जाता है, उसको स्तूपा बोलते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिका मार्ग बुद्धिज्म से रिलेटेड है। पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और फिर उसके बाद में मैक्सिमम सरमन श्रावस्ती में। त्रिपिटिकाज हमारे 3 होते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पाली भाषा में लिखे गए हैं, और टर्म्स रिलेटेड है बुद्धिज्म से। चैत्य प्रेयर हॉल को बोलते हैं, विहार मतलब हार में आराम से रहो, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और स्तूपा हमारा याद में बनाया जाता है मरने के बाद में। अगला है हमारा पोएट, और किसके कोर्ट में थे और उनके वर्क कौन कौन से हैं। तो बाण भट्ट साहब हर्षवर्धन की कोर्ट में थे, और बाण भट्ट जी ने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे, और हरिसेन का जो कंट्रीब्यूशन था वो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में था। रवि कीर्ति पुलकेशिन II के कोर्ट में थे, और इनका वर्क ऐहोल इंस्क्रिप्शन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा है, और रवि कीर्ति पुलकेशिन II ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। कालिदास चंद्रगुप्त II के कोर्ट में थे। कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये इनके कुछ वर्क हैं। विशाख दत्त ये भी चंद्रगुप्त II के उसमें थे। मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखी है, और देवी चंद्रगुप्तम ये इनके कुछ वर्क हैं। भारावी ये यशोधर्मन के कोर्ट में थे।
कीर्ता अर्जुनियम इनका वर्क है, ठीक है। डांडिन नरसिंह वर्मन के कोर्ट में थे। 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन इन्होंने लिखा है। भावभूति यशोवर्मन के कोर्ट में थे। देखो, भारावी यशोधर्मन के कोर्ट में थे और भावभूति यशोवर्मन के कोर्ट में थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। महावीर चरित्र और मालाती माधव इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो भारावी यशोधर्मन लिख देता हूं, यशोधर्मन के कोर्ट में थे, इन्होंने कीर्तार्जुनियम लिखी है। भावभूति यशोवर्मन के कोर्ट में थे, यशोवर्मन के कोर्ट में थे और इन्होंने मालाती माधव और महावीर चरित लिखी हुई है, ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में। ऊपर के तो ये इजी थे, यहाँ तक तो विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम इजी था, लेकिन भारावी और डांडिन और भावभूति ये थोड़ा सा कठिन रहा होगा। कठिन है तो कैसे होगा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। भारावी यशोधर्मन, ठीक है, भावभूति यशोवर्मन। देखो भा आएगा तो ऐसा समझ जाओ यशो वाला ही होगा, यशो वाला है तो यश है, वैभव है, भा है ना, यशो वैभव, यश और वैभव, तो यश जहां पे होगा वहां पे भाव भी होगा, ठीक है। बाकी धर्मन है तो रावी होगा और भूति है तो वर्मन होगा। थोड़ा सा जैसे भी तुम रिलेट करना चाहो, बस तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी बात की बातें। मैलिक एसिड इज फाउंड इन विच सब्सटेंस, तो जो मैलिक एसिड है वो हमारा किस में पाया जाता है, तो मैलिक एसिड हमारा एप्पल में पाया जाता है। अब मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, वाइन में भी पाया जाता है, ग्रेप्स में भी पाया जाता है, और रुआबजा लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। टार्टरिक एसिड हमारा ग्रेप्स में पाया जाता है, टामारिंड में पाया जाता है और अनराइप मैंगोज में पाया जाता है, ठीक है। तो मैलिक एसिड हमारा एप्पल में पाया जाता है, वाइन में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड हमारा ग्रेप्स में पाया जाता है, टामारिंड में पाया जाता है और अनराइप मैंगोज में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये आंट और मधुमक्खी की जो डंक होती है उसमें पाया जाता है, स्टिंग ऑफ बीज एंड रेड आंट्स। ऑक्सैलिक एसिड हमारा टमाटर और पालक में पाया जाता है। टोमेटोज और स्पिनच में हमारा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, इजी था। स्कॉर्बिक एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा पेटिशंस वर रिटन टू द गवर्नमेंट, पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड एंड द आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर सच एज हिताबादी, संजीवानी एंड बंगाली। देखो, गवर्नमेंट को कुछ पेटिशन लिखे गए थे, पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड, पब्लिक मीटिंग हुई और आइडिया स्प्रेड हुआ न्यूज़पेपर के थ्रू, हिताबादी, संजीवानी और बंगाली। तो ये किससे रिलेटेड है, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट से रिलेटेड था ये, ठीक है। कि पेटिशंस भी लिखी गई गवर्नमेंट के खिलाफ, पब्लिक मीटिंग्स हुई और आइडिया स्प्रेड किया गया न्यूज़पेपर के थ्रू, हिताबादी, संजीवानी और बंगाली में, ठीक है। तो वो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्ट है ये, इसमें देखो ऐसे जो ऊट पटांग से क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्ट आते हैं, उनमें हमें और भी कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है, जहां पे मुझे लगेगा वो डायरेक्टली मैं बता दूंगा। विच प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कैपेबल है सेल डिवीजन में, तो हमारा मेरिस्टेम, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। विच रिवर एराइज फ्रॉम सतपुरा रेंज, सतपुड़ा की रेंज से कौन सी रिवर एराइज होती है, तो हमारी नर्मदा और ताप्ती जो है ये हमारी सतपुड़ा रेंज से ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये कुछ रेंजेस के बारे में लिखा हुआ है जो कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, अभी आया है, अभी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है। देखो ये पूछा गया था कि हमें साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर बताना है, साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर बताना है। अब मैं आपको नॉर्थ से साउथ बता देता हूँ, आप साउथ से नॉर्थ अरेंज कर लेना। सबसे नॉर्थ में अरावली, फिर मालवा, फिर विंध्या रेंज, फिर सतपुड़ा रेंज और फिर लास्ट में डेक्कन प्लेटू या फिर डेक्कन रीजन आता है, ठीक है। अरावली हमारा राजस्थान गुजरात साइड पे पड़ती है, मालवा हमारा फिर उसके नीचे एमपी पे, फिर विंध्या ये भी एमपी पे, सतपुड़ा ये भी एमपी और उसके नीचे वाले एरिया पे, और डेक्कन तो फिर हमारा सबसे लास्ट में ही पड़ता है, सभी को पता है। तो ये ऑर्डर नॉर्थ से साउथ की तरफ का जो है इसको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्स में डायरेक्टली कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द कलर ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, अब देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है। कलर एसिटिक एसिड का कलरलेस, फॉर्मूला CH3COOH और स्मेल पंजेंट स्मेल, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। OH हमारा
एल्कोहल को शो करता है, CHO हमारा एल्डिहाइड को शो करता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो करता है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस होता है। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीन होते हैं, ठीक है। एल्केन हमारा CnH2n प्लस 2, एल्कीन हमारा CnH2n, एल्काइन हमारा CnH2n माइनस 2, ठीक है। इजिली आई होप समझ में आ गया होगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, और हरियाणा में ही हमारा कलेसर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। सुल्तान भाई कलेश मत करो, नहीं तो हरी की छड़ी चल जाएगी। कैसे भी डिलीट करके याद कर लो, ठीक है। सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा नेशनल पार्क, माधव, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और नवेगांव। ऐसे समझ लो, नवेगांव वो है ना नवी मुंबई, तो नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल और चंदौली नेशनल पार्क वहीं पर है। राजस्थान में रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये भी वहीं पर है। रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ सेलर्स इज फ्यू। देखो ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर जहां पर जो सेलर्स हैं वो कितने हैं? बहुत ही कम मात्रा में, तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। देखो मोनोपोली में क्या होगा? एक सेलर होगा। मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक है। ओलिगो का मतलब फ्यू होता है। ओलिगो का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड है फ्यू। तो जहां पर फ्यू सेलर होंगे उसको ओलिगोपोली बोलेंगे। जैसे कि टेलीकॉम गिने चुने 3-4 हैं, कोल्ड ड्रिंक गिनी चुनी 5-6 हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ओलिगोपोली है, मतलब कुछ ही सेलर्स उसके होंगे, ठीक है। विच रिवर वॉज फ्लोड थ्रू मगध। मगध से कौन सी रिवर फ्लो करती है? देखो हमने पढ़ा था ना महाजनपद कितने? 16 महाजनपद होते हैं। मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। हमने ये बाद में पढ़ा था, ठीक है। मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो कौन सी रिवर मगध से फ्लो करती है? गंगा और सोन, ठीक है। गंगा नॉर्थ में और सोन साउथ में, ठीक है। अब यहाँ पे मगध में कुछ डायनेस्टीज हुई थी, जैसे हरियंका डायनेस्टी सबसे पहले हुई थी, फिर सिसुनागा डायनेस्टी हुई थी, फिर नंदा डायनेस्टी हुई थी, और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी का अंत कर दिया था। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर कालाशोक, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके हम बाद में पढ़ते रहेंगे। कितनी डायनेस्टीज हुई थी? हुई तो 3 डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, सिसुनाग डायनेस्टी और फिर नंदा डायनेस्टी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। देखो 3 तरह की लिस्ट मैंने उस दिन बताई थी आपको 7th शेड्यूल में, उस दिन बताई थी या नहीं बताई थी? सेंसस वाले में बताई थी आई थिंक, हाँ। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं। एक हमारी यूनियन लिस्ट होती है, एक हमारी स्टेट लिस्ट होती है, और एक हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? यूनियन लिस्ट में हमारे 97 सब्जेक्ट होते हैं। स्टेट लिस्ट में हमारे 66 सब्जेक्ट होते हैं। कनकरेंट लिस्ट में हमारे 47 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए, और बाकी मैंने आपको बताया था जैसे डॉवरी वाला, मैरिज वाला वो इसमें आता है, बैंकिंग वाला इसमें जाएगा, और एजुकेशन, फॉरेस्ट, पुलिस वो स्टेट में जाएगा, ठीक है। शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट हैं? कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि जो हमारा शेड्यूल 11 है किससे रिलेटेड है? शेड्यूल 11, तो शेड्यूल 11 हमारा पंचायत से रिलेटेड है, और किसके थ्रू ऐड किया गया था? तो ये हमारा 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। शेड्यूल 12 में कितने सब्जेक्ट हैं? कौन सा है ये हमारा? तो ये हमारा म्युनिसिपैलिटीज वाला है। म्युनिसिपैलिटीज किसके थ्रू ऐड किया गया था ये? तो ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट के थ्रू। 74th अमेंडमेंट के थ्रू इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं शेड्यूल 12 में? तो इसमें 18 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। इसमें जैसे बताया गया है शेड्यूल 12 में, इसमें पंचायत वाले में हमारा बताया गया है कि आप फिशिंग वगैरह को कर सकते हो, खेती बाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो इसमें बताया गया है पंचायत वाले में। अगला है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी हमारा कब लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी हमारा 1757 में लड़ा गया था। बैटल ऑफ बक्सर हमारा 1764 में लड़ा गया था। अब देखो बैटल ऑफ जो प्लासी था
ये हमारा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश की तरफ से लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर कौन थे? सिराजुद्दौला साहब थे। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर हमारा 1764 में होता है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम थे। ठीक है, ये 3 लोग थे और ब्रिटिशर्स थे। इन तीनों का जो था एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, संगठन था। और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये था। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अवध का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? और मुगल कौन था इनमें से? ठीक है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम में अवध का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब कौन था और मुगल कौन था? ये आपको क्या करना है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हेक्टर मुनरो ने लीड किया था। बैटल ऑफ बक्सर 1764। इजी है, आई होप आसानी से आ गया होगा। यूजीसी शेरनी, तो ये मतलब किस चीज के लिए है? ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है फीमेल साइंटिस्ट और फीमेल फैकल्टीज को एम्पावर करने के लिए। सी रिसर्च नेटवर्क इंडिया के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म है फीमेल साइंटिस्ट और फीमेल फैकल्टीज को एम्पावर करने के लिए। डायरेक्ट आएगा यूजीसी शेरनी इज रिलेटेड टू, तो फीमेल एम्पावरमेंट, लेकिन फीमेल साइंटिस्ट और फैकल्टीज। ठीक है। अगला हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं, हमारी टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1930, दूसरी हमारी 1931 में हुई थी और तीसरी हमारी 1932 में हुई थी। ठीक है। देखो, पहली वाली में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, पहली में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया, दूसरी में कांग्रेस ने पार्ट लिया, तीसरी में फिर कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया। लेकिन 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने तीनों में पार्ट लिया, तो वो कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने क्या किया था? तीनों में पार्ट लिया था इन दोनों ने। ठीक है, दोनों लोगों ने। तो 1930, 1931, 1932 दूसरे में गांधी जी ने पार्ट लिया था, मतलब कांग्रेस ने पार्ट लिया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 1932 में लंदन में हुई थी, जिसमें कि कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, बता दिया मैंने ऑलरेडी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो डिस्कशन था, जो कि लेड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 का एक रीजन था कि वहां पे जो बैठक हुई वो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इससे क्या हुआ, इसके थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, जो कि पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए एक काम किया गया, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी लाई गई और सेंटर में डायरकी लाई गई। वहां पर ऑटोनॉमी लाई गई और सेंटर में डायरकी लाई गई। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट के थ्रू सेंटर में डायरकी लाई गई, तो वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी लाई गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या हुआ था? प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी और सेंटर में बाई कैमरल या फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या हुआ था? प्रोविंस में ऑटोनॉमी, सेंटर में डायरकी। लेकिन 1919 के थ्रू क्या हुआ था? प्रोविंसेस में डायरकी थी और सेंटर में बाई कैमरल था। ठीक है, तो याद रखना। अगला हमारा विटामिन से रिलेटेड है। ये क्या, इसको भी 40 लिखा था क्या मैंने? वाओ, नाइस, सो नाइस ऑफ मी। अगला है हमारा विटामिन से रिलेटेड। एक ही स्लाइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, विटामिन जो नेम दिया था ना, वो कैसिमिर फंक ने दिया था 1912 में। ठीक है, अब विटामिन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं फैट सोल्यूबल, एक हमारे होते हैं फैट सोल्यूबल, एक हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? तो फैट सोल्यूबल को हम कीड़ा से याद रखते हैं, विटामिन KEDA, तो ये हमारे फैट सोल्यूबल हैं। और वाटर सोल्यूबल BC। देख भाई, BC मत करो ना, पानी में घुला के कूड़ देंगे तुमको। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल BC, विटामिन B और विटामिन C, और कीड़ा हमारी फैट सोल्यूबल है। ठीक है, अब देखो, विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्स हैं। विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 8 कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम वो देख लेते हैं और उनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन
डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं, सॉरी, है ना। ठीक है, तो बाद में लिख लेना। ए को रेटिनॉल बोलते हैं, बी को छोड़ दो, सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं और के को फिलोक्विनोन बोलते हैं। अब बी के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो B1 को थियामीन बोलते हैं या फिर थाइमीन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं और इसी की वजह से डर्मेटाइटिस और पेलाइग्रा होता है। और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक बोलते हैं, देखो पेंटा मतलब 5, तो पेंटोथेनिक बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B9 और B11 को फोलिक एसिड बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B11, तो वो भी फोलिक एसिड ही होता है, या फिर B9 है तो उसको भी हम फोलिक एसिड ही बोलते हैं, मतलब एक ही है, समझ लो। और विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। और विटामिन B12 से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया होता है इसकी डिफिशियंसी से। ठीक है, तो याद रखना, पेलाइग्रा और डर्मेटाइटिस विटामिन B3 से होता है, और विटामिन B12 जो साइनाकोबालामीन है उसकी वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। और हमने एक ऊपर छोड़ा था उसको जरा सा एक बारी, वेयर इज दैट क्वेश्चन, कहाँ गया भाई वो इकोनॉमिक्स वाला, गायब हो गया क्या डर के मारे, ये रहा। ठीक है, एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब हम एनएनपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तब हमारा आ जाता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। अब एक चीज याद रखना, इनकम के टोटल 4 एग्रीगेट्स होते हैं। इनकम के टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं, तो टोटल इनकम के 4 एग्रीगेट्स होते हैं। यहां पे लिख दो, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, ये 4 एग्रीगेट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे बीच वाले को क्या बोलते हैं, बीच में जो एन होगा वहां पे नेशनल आएगा। जैसे यहाँ पे देखो बीच में एन है तो एन का मतलब नेशनल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस बीच वाला एन नेशनल होगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहला एन है तो पहला एन क्या होगा, नेट होगा, तो नेट बीच वाला नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब कभी हमें जीडीपी निकालनी होगी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा, तो जब कभी हमें डोमेस्टिक का ग्रॉस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पूरे नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। अगर हमें डोमेस्टिक का ग्रॉस निकालना है, हमें सिर्फ मतलब देश देश का ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे नेशन का निकालेंगे, फिर उसमें जो अब्रॉड से इनकम आई है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। अब अगर हमें किसी चीज का नेट निकालना है, तो अगर हमें किसी चीज का नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं। अगर यहीं पे हमें एनएनपी निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं। मतलब अगर किसी चीज का हमें नेट निकालना है तो ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल में से डिप्रिसिएशन हटा दें यानी टैक्स हटा दें तो हमारा नेट आ जाएगा उसी चीज का। ठीक है, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि ये नेट है, तो नेट कैसे निकलता है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करके। ये हमारा नेट है, नेट कैसे निकलेगा, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करके। लेकिन ये जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें डोमेस्टिक का ग्रॉस निकालना है, तो कैसे निकलेगा, पूरे नेशन में से जो इनकम अब्रॉड से आई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और एक ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, 40 तक, 20 उस दिन किए थे और 20 आज कर लिए, तो टोटल हो गए हैं 40। बाकी के फिर हम इसको नेक्स्ट डे पर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो को थोड़ी सी शॉर्ट करने की कोशिश करिए, पिछली क्लास की उतना शायद नहीं गई होगी। आई होप जो भी मैंने बताया चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। और हाँ, एक बात और बताना तो मैं भूल ही गया कि अभी हम ना डेली वोकैब भी स्टार्ट कर रहे हैं और डेली जीके बूस्टर भी आएगा, और बाकी वीक में एक दिन हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो 18 तारीख को यानी कि 18 दिसंबर को हम कंप्लीट पॉलिटी 360 करने वाले हैं। 18 दिसंबर को हम कंप्लीट पॉलिटी का फुल रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चंस और डिटेल्ड थ्योरी के साथ में। तो जुड़ना मत भूलिएगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।